गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 की। तो अपना टॉपिक चल रहा है फोटो केमिस्ट्री। एक यूनिट है जो एंडिंग पॉइंट पे चल रही है अपनी। फोटो केमिस्ट्री के अंदर हमने कल पढ़ा था क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी, यानी कि क्वांटम दक्षता और क्वांटम लब्धि। ठीक है, जो क्वांटम दक्षता और क्वांटम लब्धि के बारे में हमने कल बात की थी, तो उसमें हमने स्टार्क आइंस्टीन के नियम का भी हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत बात की थी। स्टार्क आइंस्टीन के नियम के अकॉर्डिंग ही हमारी क्या आती है, क्वांटम दक्षता या फाई के मान आता है। देखिए, जब क्वांटम लब्धि की हम जब बात करते हैं तो क्वांटम लब्धि के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने जिस रिएक्शन के अंदर या जिस अभिक्रिया को हमने पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है, उस अभिक्रिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स की संख्या बटे आपके पास में जितने फोटोन अवशोषित हो रहे हैं उसी समय पर, यानी कि जब वो रिएक्शन कर रहे हैं मॉलिक्यूल, उसी समय पर जितने फोटोन अवशोषित हो रहे हैं उनकी संख्या, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है, क्वांटम लब्धि या क्वांटम आपकी यील्ड दक्षता यानी कि क्वांटम दक्षता कहलाती है। इतनी बात हमारी कल तक हो गई थी। फिर हमने आपको क्वांटम दक्षता के बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस बताई थी। क्वांटम दक्षता क्या क्या होती है, किन किन रिलेशंस के थ्रू हम क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि को शो कर सकते हैं। क्वांटम दक्षता और क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले मैंने आपको 4 कारक बताए थे। पहला कारक था आपका ताप, दूसरा कारक था आपका तरंगदैर्घ्य, तीसरा कारक था प्रकाश की तीव्रता और चौथा कारक था निष्क्रिय गैसों का प्रभाव। जैसे हमने बात की थी कि जब ताप का प्रभाव जब इस पे पड़ता है तो कुछ मात्रा में, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्वांटम लब्धि होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम तरंगदैर्घ्य का प्रभाव देखते हैं तो तरंगदैर्घ्य में हमने पास में एक फॉर्मूला आया था E = h न्यू। एच न्यू का न्यू को हमने जब चेंज किया था C/λ, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला था E = h न्यू को हमने चेंज किया था E = h C/λ। तो इस E और इस लैम्डा के बीच में जो रिलेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम तरंगदैर्घ्य के प्रभाव को शो कर सकते हैं। यानी कि जब हम तरंगदैर्घ्य बढ़ाते हैं तो ऊर्जा कम हो जाती है और जब हम ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है। सिंपल सी चीज होती है। फिर बात आती है प्रकाश की तीव्रता की। देखो, जब भी हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो क्वांटम दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है निष्क्रिय गैसों का। देखो, जब भी निष्क्रिय गैसें कहीं पे उपस्थित होती है तो क्वांटम दक्षता के जो मान होता है उसमें थोड़ी सी क्या हो जाती है, कमी। तो जब क्वांटम दक्षता का मान होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, निष्क्रिय गैसों में थोड़ा सा बढ़ता है और प्रकाश की तीव्रता में थोड़ा सा घटता है। यहाँ तक की बात हमने की थी। अब मैं बात करती हूँ उच्च और अल्प क्वांटम दक्षता के कारण। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि। इस पे एक पूरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वांटम दक्षता और क्वांटम लब्धि में उच्च और अल्प की बात अगर हम करें तो ये उच्च और जो अल्प बात हम करते हैं तो ये उच्च और अल्प क्वांटम दक्षता जो होती है वो कैसे शो करता है। देखो, क्वांटम लब्धि को हमने डिनोटेड किया है फाई से। ठीक है, अब क्वांटम लब्धि को जब हम फाई से डिनोटेड किया है तो हमने एक फॉर्मूला लिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे उसी समय पर आपके जितने भी फोटोन्स एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब फोटोन एट दैट टाइम। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड, ठीक, और नंबर ऑफ फोटोन एट दैट टाइम, उसी समय पर अभिक्रिया में जितने फोटोन हमारे आ रहे हैं उनकी संख्या। मान लो हमारे मॉलिक्यूल हैं, वो रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल एक है और फोटोन भी उसमें क्या आ रहा है, एक, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी कि जब फाई की वैल्यू 1 होती है, फाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ये कंडीशन कब होती है, जब एक फोटोन के अवशोषण से एक अणु अपगठित होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड और डिकम्पोज। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि जब एक फोटोन के अवशोषण से, यानी एक फोटोन के अवशोषण से क्या होगा, एक अणु अपगठित होता है, एक अणु अपघटित होता है। ठीक है, अगर एक फोटोन का अवशोषण हुआ है और एक अणु अपगठित हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड और डिकम्पोज, जब भी हमने जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उनकी संख्या बटे जितने फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी संख्या, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब
एट दैट टाइम, ठीक है, उसी समय में जितने भी नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हैं उनकी संख्या। देखो मान लो हमने रिएक्टेड या डिकम्पोज जो मॉलिक्यूल है वो 1 है और एब्जॉर्ब फोटोन भी क्या है 1 है, तो हमारे पास में वैल्यूज क्या आ जाएंगी 1। और ये क्या होता है क्वांटम लब्धि, जिसको हम आइडल मानते हैं, आदर्श क्वांटम लब्धि मानते हैं। ऐसी कंडीशंस बहुत कम आती हैं। देखो मैंने कल भी बताया था कि क्वांटम लब्धि जो होती है उसका मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि क्वांटम लब्धि की वैल्यू 1 से ज़्यादा कब होती है। देखो क्वांटम लब्धि की वैल्यू 1 से ज़्यादा कब हो सकती है, जब मॉलिक्यूल्स की संख्या तो क्या हो जाए ज़्यादा और फोटोन की संख्या क्या हो जाए कम। यानी कि जब एक फोटोन के अवशोषण से 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा अणु अपघटित हो जाए तो फाई का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि एक फोटोन के अवशोषण से 1 से ज़्यादा अणु अपघटित होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फाई का मान 1 से ज़्यादा होता है। अब बात आती है फाई का मान 1 से कम होने की। फाई का मान 1 से कम कब हो सकता है, जब सिंपल सी चीज़ है फोटोन ज़्यादा हो और अणु अपघटित होने वालों की संख्या क्या हो जाए कम। यानी कि 1 से जब 1 से कम या बहुत कम अणु अपघटित होते हों, यदि फोटोन आपके पास में क्या है 1 है और उससे 1 से भी कम अणु अपघटित होते हैं, जैसे कैसे हो सकता है ऐसा, जैसे मान लो हमने एक फोटोन आपतित किया है अपघटित करने के लिए अणु को, जब उसको आपतित किया तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि वो दूसरे अणु के पास में जाते ही उसकी एनर्जी क्या हो गई, निष्क्रिय हो गया। वो आपका जो आपतित फोटोन से एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल था वो निष्क्रिय हो गया और दूसरी अभिक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाया। यानी कि 1 से कम एक फोटोन के अवशोषण से, यहाँ था 1 से ज़्यादा, और अगर क्वांटम लब्धि की मान 1 से कम आ रहा है तो 1 से कम अणु अपघटित होते हैं तो क्वांटम लब्धि का मान जो होता है वो 1 से कम होता है। ये 3 फैक्टर्स हमारे पास में है। पहला फैक्टर जब क्वांटम लब्धि का मान 1 हो, दूसरा जब क्वांटम लब्धि का मान 1 से ज़्यादा हो, और तीसरा जब क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम हो। जब क्वांटम लब्धि का मान 1 होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि एक फोटोन के अवशोषण से 1 ही अणु अपघटित होता है, और ये जो हमारा इफेक्ट है वो आपका स्टार्क आइंस्टीन नियम में बता दिया है। स्टार्क आइंस्टीन ने क्या कहा था कि एक अणु के गठन के लिए 1 आइंस्टीन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि 1 अणु और 1 ऊर्जा, ठीक है। अब दूसरी बात हमने बताई थी फोटोन का, जब एक फोटोन को अवशोषित करने के लिए अवशोषण करने के लिए 1 से ज़्यादा अणुओं का अपघटन हो जाता है तो फाई का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है, और जब 1 से कम बहुत कम अणु अपघटित होते हैं तो क्या हो जाएगा, फाई का मान 1 से कम हो जाएगा। इन 3 रिलेशंस के बाद में हम बात करते हैं उच्च क्वांटम दक्षता के कारण। उच्च क्वांटम दक्षता के कारण देखिए 2 टॉपिक है हमारे। पहला है उच्च क्वांटम दक्षता के कारण। कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे हमारी क्वांटम दक्षता का मान, फाई का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। पहला रीज़न की हम बात करते हैं। देखिए अगर एक ही फोटोन से 1 से ज़्यादा अणुओं का क्या हो जाए, वियोजन हो जाए या विघटन हो जाए तो फाई का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर आपकी बुक की लैंग्वेज में बात की जाए तो क्या कहते हैं कि एक अणु प्रकाश ऊर्जा का 1 फोटोन या क्वांटम का जब अवशोषण करता है तो वो 1 अणु का वियोजन करता है, और वो अणु जब उसका वियोजन करता है तो उससे उत्तेजित होने वाला अणु दूसरे प्रक्रम में दूसरे अणु का वियोजन कर देता है। तो ऐसे में एक ही फोटोन से 2 अणुओं का विघटन हो जाता है। कैसे, मान लो हमारे पास में नंबर 1 हमारे पास में एक रिएक्शन लिखते हैं A B, ये हमारे पास में क्या है, एक मॉलिक्यूल या अणु है। जब इसको फोटोन दिया जाता है तो ये विघटित हो जाएगा। विघटित कैसे होगा, A प्लस B में। ये हो गई आपकी प्रारंभिक अभिक्रिया जिसके अंदर A B क्या होगा, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स बन गए दोनों के दोनों।
अब देखो ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे अभिक्रिया के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो उसको भी क्या कर देंगे, अभिक्रित कर देंगे, वियोजित कर देंगे। तो हमने यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल लिया है, कौन सा दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, ऐसा ही AB का दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसको वियोजित करने के लिए हम दूसरा फोटोन काम में नहीं ले रहे हैं, बल्कि क्या काम में ले रहे हैं, उत्तेजित हुआ मॉलिक्यूल आपका जो एटम था वो काम में ले रहे हैं। तो जब हमने इस उत्तेजित हुए एटम को काम में लिया तो हमारे पास में यहाँ एक प्रोडक्ट बन गया, वो प्रोडक्ट होता है A2B। ठीक है, और ये हो गया आपका द्वितीय, यानी कि इस अभिक्रिया के अंदर एक ही फोटोन काम में लिया जा रहा है, लेकिन जो अभिक्रिया के अंदर अणु वियोजित हो रहे हैं उनकी संख्या 2 है। ठीक है, 2 मौलिक अणुओं को, इसको भी वियोजित किया और इसको भी क्या कर दिया, वियोजित कर दिया। तो ये जो अभिक्रिया है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हो गया। पहला कारण क्या है, एक ही फोटोन से 2 या 2 से अधिक अणुओं का वियोजन। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है चेन रिएक्शंस। आपने चेन रिएक्शंस पहले भी पढ़ रखी होंगी कि सिंपल सा कोई मॉलिक्यूल होता है, वो फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो फ्री रेडिकल्स बना लेता है, और वो फ्री रेडिकल्स फिर बार बार में दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट होके और मॉलिक्यूल्स या और फ्री रेडिकल्स बना लेते हैं। और इस जो चेन रिएक्शन होता है इसमें एक फोटोन के अवशोषण से कई अणुओं का वियोजन हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका क्वांटम लब्धि का मान 1 से ज्यादा कहलाता है। लिखते हैं रिएक्शन नंबर 2, चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो आपके चेन रिएक्शन के अंदर सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया है, A2 आपका कोई मॉलिक्यूल है। अब A2 मॉलिक्यूल को जब हम फोटोन देते हैं तो ये फोटोन देने के पश्चात 2 रेडिकल बना लेगा, यानी कि 2A फ्री रेडिकल्स, या फ्री रेडिकल्स जो आपके मॉलिक्यूल होंगे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स या बना लेगा। जब ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते हैं, जैसे B स्टार या A स्टार है आपका, अब इस A स्टार की रिएक्शन मैंने करवा दी B2 मॉलिक्यूल से, H न्यू हमने यहाँ पे एक ही लिया है, यानी कि फोटोन हमने एक ही लिया है, कोई दूसरा चेंज नहीं किया है। जब ये A स्टार मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ साथ में रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट बनेगा AB, और आपका जो स्टार मॉलिक्यूल है वो कौन पे चला जाएगा, B पे चला जाएगा। अब ये B मॉलिक्यूल वापस किसके साथ में रिएक्ट करेगा, A2 प्लस B। अब इसके साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास में प्रोडक्ट बन जाएगा AB प्लस B। ठीक है, अब फ्री रेडिकल्स वाले रिएक्शन यहाँ पे हम फ्री रेडिकल भी शो कर सकते हैं, स्टार की जगह फ्री रेडिकल भी शो कर सकते हैं, क्योंकि चेन रिएक्शन हमेशा फ्री रेडिकल्स के थ्रू होती है। तो जब हमने ये चेन रिएक्शन शो की है तो यहाँ पर भी क्वांटम जो लब्धि का मान होता है वो 1 से ज्यादा आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर भी इस चेन रिएक्शन के अंदर भी उसने एक फोटोन ने 1 से ज्यादा मॉलिक्यूल को अपघटित किया है, या 1 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया है। ठीक है, अणुओं का निर्माण करना या अणुओं को अपघटित करना, लेकिन फोटोन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन तीसरी बात करते हैं, अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद अगर उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए, जैसे मान लो हमने कोई रिएक्शन ली है, अब उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास में इंटरमीडिएट बन रहा है, मध्यवर्ती उत्पाद बन रहा है, इंटरमीडिएट। नंबर 3, इंटरमीडिएट लाइक कैटलिस्ट। मध्यवर्ती उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करे। ये कब होगा, जब मान लो आपके पास में कोई अभिक्रिया रिएक्टेंट है A और उत्पाद बना रहा है आपका मध्यवर्ती X और कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में। ठीक है, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट आपके पास में है, ये इंटरमीडिएट किसकी तरह काम करे, उत्प्रेरक की तरह काम करे। किसकी तरह, उत्प्रेरक की तरह काम करे। और उत्प्रेरक तो आप जानते हो जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो अगर अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तब भी फाई का मान 1 से ज्यादा होता है। नंबर 4, अगर रासायनिक अभिक्रियाओं में फोटोन के अवशोषण से ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब ये ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अब ये ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन किसी अन्य अणु को सक्रिय कर देगा तो हमारे पास में अतिरिक्त फोटोन की आवश्यकता होगी नहीं, और जब अतिरिक्त फोटोन की आवश्यकता नहीं होगी तो यहाँ पे भी फोटोन तो चाहिए होगा 1, और मॉलिक्यूल्स आपके उस एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे 1 से ज्यादा, तो हमारे पास में यहाँ उत्पाद भी ज्यादा बनेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर भी फाई का मान 1 से ज्यादा होता है।
अब ये बात थी हमारी उच्च क्वांटम दक्षता के कारण। उच्च क्वांटम दक्षता के बाद में हम बात करेंगे अल्प क्वांटम दक्षता के कारणों की। अब अल्प क्वांटम दक्षता के कारण, अब उच्च क्वांटम दक्षता की जब हमने बात कर रहे थे वहां पे एक पॉइंट और आता है कि क्वांटम अणु के अवशोषण से सक्रिय अणु निष्क्रिय अणु से टकराकर उसको भी सक्रिय कर देता है और प्रक्रिया बार बार में होती रहती है। मान लो हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है ए, ये है एक्टिवेटेड, ठीक है। अब ये टकराएगा किसी मॉलिक्यूल बी से, ठीक है। अब ये बी है अनएक्टिवेट, ये है सक्रिय और ये है हमारा निष्क्रिय। अगर ये सक्रिय मॉलिक्यूल निष्क्रिय मॉलिक्यूल से टकराकर उसको भी क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा। खुद तो सक्रिय रहेगा ही रहेगा और उसको भी क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी फाई का मान क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। फाई का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा होने के बाद में हम बात करते हैं उच्च क्वांटम दक्षता के बाद में बात करते हैं हम अल्प क्वांटम दक्षता के कारणों की। देखो अल्प क्वांटम दक्षता के कारणों के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी आती है। जहां पे उच्च क्वांटम दक्षता की बात आती है उसके जस्ट अपोजिट फैक्टर्स जो होते हैं वो अल्प क्वांटम दक्षता के होते हैं। ये अल्प क्वांटम दक्षता के अंदर क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम का जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है। पहला अगर हम कारण देखें तो उच्च क्वांटम दक्षता के अंदर तो अपने पास में क्या बन रहे थे, चेन रिएक्शंस हो रही थी, इंटरमीडिएट जो बन रहे थे वो भी उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहे थे। सक्रिय अणु निष्क्रिय अणु से टकराकर भी उसको भी सक्रिय कर रहा था। लेकिन इन अल्प क्वांटम दक्षता में इसका उल्टा होता है। जैसे हम बात करते हैं अल्प क्वांटम दक्षता की और नंबर 1 पे एक रीजन लेते हैं। पहला रीजन देखो, प्रकाश ऊर्जा के फोटोन के अवशोषण से, प्रकाश ऊर्जा के फोटोन के अवशोषण से जो सक्रियत अणु होते हैं वो अभिक्रिया के अंदर क्या बना लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं। और अगर वो उत्पाद बनाने से पहले ही निष्क्रिय हो जाए या विसक्रिय हो जाए तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी क्वांटम दक्षता का मान कम हो जाता है। कैसे, अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है ए, उसको हमने दिया फोटोन H दे दिया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, सक्रिय अवस्था के अंदर आ गया, ये हो गई इसकी सक्रिय अवस्था। अब बनाना तो चाहिए प्रोडक्ट, बनाना तो क्या चाहिए, प्रोडक्ट। लेकिन ये सक्रिय अणु मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास में वो प्रोडक्ट ना बना के वापस किस में चला जाए, रिएक्टेंट के फॉर्म में चला, यानी कि फोटोफिजिकल रिएक्शन कर दे, फोटोकेमिकल रिएक्शन की जगह, तब भी क्वांटम लब्धि का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ कही है मैंने कि कोई मॉलिक्यूल है, उसको हमने फोटोन दिया, उस फोटोन को लेने के बाद में वो सक्रिय हो गया, सक्रिय होने के बाद में उसको बनाना तो चाहिए उत्पाद, और वो उत्पाद नहीं बनाता है और वापस अपने रिएक्टेंट के अंदर, रिएक्टेंट की कंपोजिशन में या मूल अवस्था में चला जाता है, तब भी फाई का मान 1 से कम होता है। दूसरी बात, जब सक्रिय अणु निष्क्रिय अणु से टकराता है, पहले भी बात आई थी अपनी उच्च क्वांटम लब्धि में, तो क्या होता है, जब सक्रिय अणु निष्क्रिय अणु से टकराता है तो उस निष्क्रिय को भी क्या कर देगा, सक्रिय कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब अल्प क्वांटम दक्षता की बात करते हैं तो जो हमारे पास में सक्रिय मॉलिक्यूल होगा वो निष्क्रिय मॉलिक्यूल के साथ में टकराएगा। मान लो हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है ए और हमने उसको दिया फोटोन, फोटोन देते ही वो किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब इस एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद हम इसके पास में दूसरा मॉलिक्यूल लेके आते हैं, हमने मॉलिक्यूल लेके आ गए बी। अब इन दोनों के बीच में कॉलिजन होता है, कॉलिजन होने के थ्रू इनमें कौन सी कंडीशंस आ जाती हैं, बनना चाहिए प्रोडक्ट लेकिन नहीं बनेगा। कॉलिजन होने से क्या हो जाएगा, ए तो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय, और बी क्या हो जाएगा, सक्रिय। ये तो था सक्रिय और बी क्या था, निष्क्रिय। अब कॉलिजन होने के बाद, कॉलिजन होने के बाद ये तो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय, और ये क्या हो जाएगा, सक्रिय। कॉलिजन को हम बोलते हैं संगुणन। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में ये कंडीशन आती है तो ए तो निष्क्रिय हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको उच्च क्वांटम दक्षता वाले में क्या बताया था, अगर ए सक्रिय है और वो बी के संपर्क में आता है तो इसको भी क्या कर लेगा, सक्रिय, खुद तो सक्रिय रहेगा ही रहेगा और उसको भी क्या करेगा, सक्रिय कर देगा। लेकिन जब अल्प क्वांटम दक्षता की बात आती है, कुछ ऐसी रिएक्शंस होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सक्रिय अवस्था में होते हैं और निष्क्रिय के साथ में रिएक्ट करके खुद भी निष्क्रिय हो जाते हैं और सामने वाले को क्या कर देते हैं, एक्टिवेटेड कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। ऐसी
कंडीशन के अंदर भी उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, और ये भी phi लेस देन 1, यहाँ पे भी क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम होता है। नेक्स्ट होता है सक्रिय अणु में से अणु को जो ऊर्जा मिल रही होती है वो पर्याप्त नहीं मिल पाती है, और पर्याप्त नहीं मिलेगी तो उत्पाद नहीं बनेगा। देखो नेक्स्ट आता है आपकी जो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती है, प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, वो प्रतीप होने लग जाए। प्रतीप होने का मतलब क्या है, वापस रिवर्स में जाने लग जाए। जैसे 2A है और वापस रिवर्स में जाने का मतलब क्या हो गया, आपके पास में किसका फॉर्म हो गया, A2 फॉर्म हो गया, यानी कि ये तो फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है। वापस में बैकवर्ड में जाने लग जाए तो ये आपके क्या कहलाती है, प्रतीप अभिक्रियाएं। तो प्रतीप अभिक्रियाएं जो होती है, प्रतीप या बैकवर्ड अभिक्रियाएं जो होती हैं, इन प्रतीप अभिक्रियाएं और बैकवर्ड अभिक्रियाओं के अंदर भी फाई का मान 1 से कम होता है। नेक्स्ट आता है जब वियोजित अणु पुनः संयोजित हो जाए। मान लो हमने किसी को वियोजित किया है, वियोजित करने का मतलब जैसे हमारे पास में कोई कंपाउंड है AB, अब हमने इसको फोटोन देके तोड़ दिया A प्लस B में, ये हो गया इसका वियोजन। अब ये वियोजन वापस क्या हो जाए, संयोजित हो जाए, वापस क्या बना ले, मॉलिक्यूल बना ले। तो इस कंडीशन के अंदर भी, या इसको सिंपली हम करें वापस बैकवर्ड शो कर दें, तो यानी कि A प्लस जो हमारे पास में AB था वो किस में टूटा, A प्लस B के अंदर, और A प्लस B वापस किस में चेंज हो गया, AB के अंदर। तो फोटोन एक चाहिए लेकिन एक से ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर भी यहाँ पे लब्धि, क्वांटम लब्धि का मान भी क्या हो जाएगा, फाई लेस देन 1। यानी कि कौन सी कंडीशन, जब वियोजित अणु, हमने किसको वियोजित किया और वो वापस आके संयोजित हो जाए, वापस अपना मॉलिक्यूल बना ले, तो ये उसके अंदर भी हमारे फाई का मान 1 से कम होता है। तो ये थी हमारी बात क्वांटम लब्धि की। क्वांटम लब्धि के कारण क्या थे, उच्च क्वांटम लब्धि क्या होती है, निम्न क्वांटम लब्धि क्या होती है, इनके कारण क्या क्या होते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इनका प्रायोगिक सत्यापन क्या होता है, ये बात हमने की है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जैवलॉन्स की आरेख की, और उसके बाद में प्रकाश संवेदी अभिक्रियाओं की। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। जैवलॉन्स की आरेख अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फोटोकेमिस्ट्री का बेस्ट टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। तो आज के लिए हमारा क्वांटम लब्धि इतना ही है, कल हम बात करेंगे जैवलॉन्स की आरेख की। थैंक यू।